नमस्ते बच्चों। तीसरे पाठ के 8वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम तीसरा पाठ पढ़ रहे थे और इस पाठ के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक अभिक्रिया की दर पर परिणाम करने वाले घटक इनके बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया को भी पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अपना पहला टॉपिक है अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया, जैसा कि मैंने ऑक्सीकरण अभिक्रिया बताया था आपको, अगर कोई अभिकारी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। उसी तरह से अगर किसी अभिकारी पदार्थ में से हाइड्रोजन निकल जाती है तो भी उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक उसी तरह से अगर किसी अभिकारी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो भी उसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एकदम विपरीत अभिक्रिया है। जैसे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण होता है, इसमें क्या होगा, अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो अपचयन होगा। अब यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है 2MgO, किसमें रूपांतरित हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जब निकल जाती है तो इसका क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का अपचयन हो रहा है। उसी तरह से इस दूसरी अभिक्रिया में देखते हैं 2KClO3, इसमें से क्या बनता है, KCl और ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो यानी पोटेशियम क्लोराइड में से ऑक्सीजन निकल जा रही है। ऑक्सीजन निकलने के कारण पोटेशियम क्लोराइड का क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक उसी तरह से इस अभिक्रिया को देखेंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ संयुक्त हो रही है और हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है। इस अवस्था में हाइड्रोजन जब जुड़ रही है तो हाइड्रोजन जुड़ने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में क्या था, हाइड्रोजन निकल जाए तो ऑक्सीकरण होता है, उसका विपरीत क्या हुआ, हाइड्रोजन अगर संयुक्त हो जाए तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। सेम उसी तरह से इस अभिक्रिया में देखेंगे, कार्बन प्लस 2H2, कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयुक्त हो रहा है तो क्या बन रहा है, CH4। तो यहाँ पे भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन संयुक्त हो रही है, इसलिए ये अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक उसी तरह से बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमने क्या देखा था, अगर कोई अभिकारी पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो दे तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो अगर कोई अभिकारी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो क्या होगा, अपचयन। उसकी उल्टी क्रिया, अगर रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन क्रिया दोनों एक साथ होती हैं तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। इस अभिक्रिया में देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर बनता है और पानी बनता है। तो यहाँ पे दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जा रही है, केवल कॉपर बन रहा है। ऑक्सीजन निकलने की क्रिया यानी कौन सी क्रिया है, अपचयन। उसी तरह से हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो गया, पानी बन रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में देखेंगे H2S प्लस SO2 गिव्स 3S प्लस H2O। इस अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जा रही है, केवल सल्फर बन रहा है, तो इसका क्या हुआ, अपचयन। ऑक्सीजन निकलने की क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन। ठीक उसी तरह से H2S, इसमें से ये जो H2 है हाइड्रोजन, उसको यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो गया और क्या बन रहा है, पानी।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है यानी संयुक्त हो रहा है, तो ये क्रिया कौन सी कहलाएगी? ऑक्सीकरण। एक और उदाहरण देखते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl गिव्स मैंगनीज क्लोराइड प्लस पानी प्लस क्लोरीन। अब इस अभिक्रिया में भी दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, इसलिए ये भी कौन सी अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे देखते हैं ये हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना यानी ऑक्सीकरण, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। उसी तरह से मैंगनीज डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन निकलने की क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। अब इसका एक साधारण सा सूत्र देखते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए एक सामान्य समीकरण है, या सूत्र भी हम कह सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया बराबर ऑक्सीकरण प्लस अपचयन। यहाँ पे इस सूत्र को देखेंगे, ये फेरिक है, फेरिक में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो इसका एक धन आवेश कम हो जाता है। अब एक धन आवेश कम हो गया तो ये Fe2+ में बदल गया, यानी किस में बदल गया? फेरस में। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। और इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। अब बच्चों एक और यहाँ पे समीकरण लिखी है मैंने। ये चिन्ह जो है दोनों दिशाओं में अभिक्रिया को दर्शाता है। ये यानी इधर की तरफ हो रही है और ये इस तरह से चिन्ह है यानी इधर की तरफ हो रही है। तो आयरन जो है, आयरन का जब ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीजन के साथ ये संयुक्त होता है, और जब संयुक्त होता है तो क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। इस आयरन ऑक्साइड में और ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो यह ऑक्सीकरण की क्रिया है। अब यही क्रिया जब उल्टी दिशा में होती है यानी Fe2O3 में से ऑक्सीजन निकल जाए तो उसका क्या होगा? अपचयन। और जब ऑक्सीजन निकल जाती है तो फेरस ऑक्साइड बनता है, और फेरस ऑक्साइड में से और ऑक्सीजन निकल जाए तो उसका अपचयन होकर के क्या बन जाता है? आयरन। Fe रह जाता है। अगला टॉपिक है बच्चों अपना क्षरण। यहाँ पे हम एक प्रयोग करते हैं, और ये प्रयोग है उसमें 4 परख नलियाँ लेते हैं। ये 1 2 3 4 परख नलियाँ ली। पहली परख नली में पानी लेते हैं और पानी को उबाल लेते हैं। उबालने से क्या होगा? उसके अंदर की जितनी भी गैस है वो सब निकल जाएगी। और एक ये तेल डाला है उसके ऊपर, यानी ऊपर से हवा अंदर ना जा सके। दूसरी परख नली है, उसमें नमक के विलयन को भरा है। तीसरी परख नली में कुछ नहीं है यानी हवा है। चौथी परख नली में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाला है। तो कैल्शियम क्लोराइड का एक गुण होता है कि वो हवा में स्थित नमी को अवशोषित कर लेता है। और उसके बाद चारों परख नलियों में एक एक लोहे की कील डाल दी गई। इस परख नली का मुंह रबर के कॉर्क से बंद कर दिया। अब रबर के कॉर्क से बंद किया, अंदर जो हवा है उसके अंदर जितनी भी नमी की मात्रा है यानी पानी की मात्रा है उसको कैल्शियम क्लोराइड अवशोषित कर लेता है। अब 4-5 दिन के लिए इन परख नलियों को ऐसे ही रख देते हैं। उसके बाद 4-5 दिन के बाद जब हम परख नलियों का निरीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि लोहे की कील में किस में जंग लगा। पहली परख नली, इसमें लोहे की कील में जंग नहीं लगेगा क्योंकि पानी है और पानी को उबाल दिया गया है तो इसके अंदर की हवा निकल गई, और साथ ही साथ ऊपर क्या है? तेल की परत, जिससे वायुमंडल की ऑक्सीजन अंदर तक नहीं पहुंच पाई। दूसरी परख नली में नमक का विलयन है और खुली है परख नली, तो नमक क्या है? लवण, और लवण की वजह से जंग लगने की क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, तो इस कील में जंग लग जाएगा। ये जो तीसरे नंबर की परख नली है इसमें हवा है, और हवा
में ऑक्सीजन गैस होती ही है, साथ ही साथ जल वाष्प की भी मात्रा होती है, इसलिए इस कील में भी जंग लग जाएगा। और ये चौथे नंबर की जो परत नली है, इसकी कील में जंग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाला है और ऊपर से मुंह बंद है, यानी ऑक्सीजन का संपर्क नहीं हो रहा है। तो बच्चों, जंग लगने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और पानी। आपने लोहे की वस्तुओं पे लाल भूरे रंग की परत देखी होगी, उस परत को ही हम क्या कहते हैं? जंग। और जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3.H2O। इसे हम क्या कहते हैं? जंग। जंग जब लोहे पर लगता है तो ठोस रूप में होता है और धीरे धीरे ये लोहे को खराब कर देता है, जिससे लोहा टूटने लग जाता है, गुणवत्ता में कमी आने लग जाती है, या उसका ह्रास होता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं क्षरण। उसी तरह से आपने कुछ धातुओं को भी देखा होगा, वो धातुओं की परत भी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, यानी धातुओं का क्षरण होता है। क्षरण किसकी वजह से होता है? वायुमंडल की नमी, ऑक्सीजन और अम्लों के प्रभाव के कारण धातुओं की गुणवत्ता में कमी आती है। इस कमी को ही हम कहते हैं क्षरण, जो कि हम लोहे में जंग के रूप में स्पष्ट रूप से देखते हैं। अब लोहे में जंग लगने की क्रिया कैसी होती है? आपने नई गाड़ियों के पहियों को देखा होगा, चमकते रहते हैं, परंतु कुछ समय के बाद ही उनकी चमक चली जाती है, क्योंकि उन पे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो जंग लगने की क्रिया विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे के पृष्ठभाग पर अलग अलग स्थानों पर धनाग्र और ऋणाग्र बनते हैं। तो धनाग्र और ऋणाग्र पे कौन कौन सी क्रिया होती है वो हम यहाँ देखते हैं। धनाग्र भाग पर लोहे का ऑक्सीकरण होता है और Fe2+ आयन का निर्माण होता है, यानी फेरस का निर्माण होता है। फेरस का निर्माण क्यों होगा? क्योंकि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण उस पर 2 धनावेश आ जाता है। Fe का रूपांतरण किस में हो रहा है? Fe2+ में, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब वहीं ऋणाग्र भाग पर क्या अभिक्रिया होती है? ऋणाग्र भाग पर ऑक्सीजन का अपचयन होकर के पानी का निर्माण होता है, यानी पानी तैयार होता है। ऑक्सीजन प्लस 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे धन आवेश है। इन 4 धन आवेशों को, हाइड्रोजन का 1 पे 1 आवेश, तो 4 पे कितने होंगे? 4 धन आवेश होंगे। तो उन 4 धन आवेशों को उदासीन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या बन गया? फिर पानी। धनाग्र भाग पर बनने वाला ये फेरस आयन ऋणाग्र भाग की ओर स्थानांतरित होता है, और जब ये ऋणाग्र भाग की ओर स्थानांतरित होता है तो इस पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद लाल भूरे रंग की परत बनती है, जिसे हम कहते हैं जंग। तो Fe3+ आयन इस Fe2+ आयन का फेरिक में रूपांतरण होता है। ये हमने ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में पढ़ा था। तो ये Fe3+ पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है और क्या बन रहा है? Fe2O3.H2O ठोस रूप में होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? जंग। तो इस तरह से जंग लगने की क्रिया होती है। और इस क्षरण के कारण बहुत बड़ी मात्रा में लोहे का नुकसान होता है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, वो टूटने लगता है और कमज़ोर हो जाता है। अगला टॉपिक है बच्चों अपना बदबू। जब पुराने बचे हुए तेल का हम लोग खाद्य पदार्थ बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो उस खाद्य पदार्थ में से अलग तरह की स्मेल आने लग जाती है, गंध आती है। इसे ही हम कहते हैं बदबू, या फिर विकृत गंधिता भी कहते हैं।
जिससे बनाया हुआ खाना हमें अच्छा नहीं लगता है, स्वाद में भी अच्छा नहीं लगता है और गंध आती है वो अलग। तो ऐसी स्थिति में, और ये होता किस लिए है, तेल या घी को जब खुला रख देते हैं तो वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, यानी उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण उसमें से बदबू आने लगती है। इसे रोकने के लिए बच्चों तेल या घी में एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीकारक अवरोधक का उपयोग किया जाता है। दूसरा, हवाबंद डिब्बे में रख कर के भी ऑक्सीकरण की क्रिया को थोड़ा कम किया जा सकता है, क्योंकि डब्बे में अगर खाद्य पदार्थ को रखेंगे तो डब्बे में रखने पर ये बंद है डब्बा और इसमें खाद्य पदार्थ ये है, तो इसके अंदर जितनी हवा है केवल उतनी ही हवा की ऑक्सीजन उसे मिलेगी और अधिक नहीं मिल पाने के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया थोड़ी मंद हो जाएगी। तीसरा उपाय है बच्चों, खाद्य पदार्थों को पैकेट में जब रखा जाता है, जैसे कुरकुरे या चिप्स वगैरह के पैकेट रहते हैं, तो उनके अंदर आपने देखा होगा कि आप जब उसकी पैकेट को खोलते तो उसके अंदर से हवा निकलती है। तो हवा कौन सी होती है, अपनी सामान्य हवा नहीं होती है। तो जब पैकेट के अंदर वो खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं तो उस पैकेट के अंदर की हवा को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है और उसे सील पैक कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन गैस क्रियाशील नहीं होने के कारण या खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाने के कारण खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होता है और वो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखे रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।